हम बात कर रहे थे इस वर्ण व्यवस्था और वैदिक व्यवस्था के अंदर हमने बात की कि तीन ही वर्ण थे। जब कबीलाई समाज छोटे गांवों से बड़े गांवों की तरफ कन्वर्ट हुए, बड़े गांव से बड़े शहरों में कन्वर्ट हुए, तो सामाजिक व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा जटिल हो गई और एक चौथा वर्ण हमारे सामने निकल आया जिसका नाम शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था के चार पार्ट थे, लेकिन उत्तर वैदिक व्यवस्था में आने के बाद जो सबसे बड़ी व्यवस्था हमारे सामने निकल कर आई वो व्यवस्था ये थी कि अब ये जो वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म पर आधारित थी, वो अब समाज में जन्म पर आधारित थी। एक निठल्ला व्यक्ति जो पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, अगर ब्राह्मण वर्ग के घर में या ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो वो बहुत महान है। और ये जो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने वाले वर्ग के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा हो गया, वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा अच्छी नहीं मानी। ये बेसिक डिफरेंस है। इसी के आधार पर तो हमारे सामाजिक व्यवस्था यही व्यवस्था ने बाद के अंदर समाज में बहुत बड़ा जहर होगा जिसको आज भी हम लोग उठाए थे। आपको भी पता है इस वर्ण व्यवस्था की वजह से समाज में बहुत बड़ा एक क्राइसिस आ गया है, बहुत बड़ा दूरियां बढ़ गई इस वर्ण व्यवस्था। खैर, ये थी वर्ण। अब हम बात करेंगे वैदिक समाज में परिवार। मुखिया, अगर हम लोग मुखिया की बात करें तो वो सबसे घर का वृद्ध व्यक्ति होता है। दूसरी बात, अगर हम सिंधु सभ्यता के साथ कंपेयर करें तो जो वैदिक सभ्यता है ये पुरुष प्रधान सभ्यता है, वहीं पर सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक सत्ता मानी। ये पुरुष सत्तात्मक सत्ता मानी गई। यहाँ पुरुष का जन्म अब अच्छा माना। मैंने एक बात कही है, पुरुष के जन्म को अच्छा माना जाने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की के जन्म को इन लोगों ने हीन दृष्टि से देखा, नहीं। लड़की का भी समाज में बहुत सम्मान। परिवार में सभी सदस्य अपने सबसे बड़े बुजुर्ग का कही हुई बातों का पालन करते थे, उसको फॉलो करते थे और ये जो भी डायरेक्ट करता था, जो डायरेक्शन देता था, जो काम देता था, उसी करता था। और इनकी समाज में और यही परिवार कई परिवार मिलकर एक जाति बना, जो जाति व्यवस्था का एक पाया। वहीं पर उत्तर वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें, उत्तर वैदिक काल के अंदर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। पारिवारिक व्यवस्था बिल्कुल ऐसे ही चलती रही। परिवार की ऊर्जा सबसे बड़ा होता था और उत्तर वैदिक काल में भी नारी की स्थिति अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है। सबको पढ़ने का अधिकार था और अभी भी परिवार संयुक्त परिवार प्रथा पर ही वर्कआउट है, उसी व्यवस्था पर चल रहे थे, ना कि उत्तर वैदिक काल में जाकर कहीं एक जीवन पद्धति पैदा हुई। बिल्कुल नहीं हुई। अभी भी वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों में संयुक्त परिवार प्रथा ही काम कर रहा है। परिवार के बाद अगर सामाजिक व्यवस्था के अंदर, क्योंकि समाज का हिस्सा है, इसके अंदर हम बात करें तो वो आ जाती है। अभी हमने बात की स्त्री, देखिए इस पर हम बात कर भी चुके हैं, पर अभी हम थोड़ा और डिटेल में कर देते हैं। वो ये है कि वैदिक समाज में
नारी की बजाय पुरुष का जन्म ज़्यादा अच्छा माना जाने लगा, क्योंकि ये पुरुष प्रधान संस्था थी। लेकिन नारी का जन्म को भी हीन दृष्टि से नहीं देखा गया, उनको भी बहुत उच्च दृष्टि ही मिली, कुछ स्थान ही मिला समाज में, इसमें कोई दो राय नहीं। स्थिति बहुत अच्छी थी, नारी को, स्त्रियों को, महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता। अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा, ये वो नाम हैं वैदिक समाज के महिलाओं के, जिन्होंने वैदिक ग्रंथों में ऋचाओं की रचनाएं, श्लोकों की रचनाएं, इतनी हाईली एजुकेटेड महिलाएं वैदिक समाज में हुई। यानी कि साबित करता है कि वैदिक समाज में स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी थी। दूसरा, अगर इस स्थिति की बात करें तो पर्दा प्रथा नहीं, ये बिल्कुल ओपन रहती थी, घूंघट व्यवस्था नहीं थी वैदिक समाज में, और ना ही उत्तर वैदिक समाज में ये व्यवस्था। और दोनों ही समाज में नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी। और हाँ, एक बात बड़ी सही है कि यहाँ पर जब बेटी का स्थान बेटे से थोड़ा सा कम हुआ तो उनकी शादी परिवार के मुखिया और उनके आपसी विचार विमर्श के बाद ही उनकी शादी की जाती थी, और अपने ही कबीले या अपने समान व्यक्ति या अपनी ही जाति या अपनी व्यवस्था के अंदर शादी की जाती थी। लेकिन वैदिक समाज के अंदर महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था, और वो अपना जीवन साथी चुन सकती थी, लेकिन उसमें परिवार के मुखिया की सहमति बनती थी। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जब इन्होंने अपना जीवन साथी चुना। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि देखिए, यहाँ पर बाल विवाह नहीं, लड़की के शादी की जो हमें लिटरेचर से, वैदिक सभ्यता के लिटरेचर से पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की की शादी मिनिमम 18 साल से कम उम्र में नहीं हुई, और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाना होता था या समाज में कोई भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर कोई भी अच्छा कार्य किया जाता था तो महिला की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। बिना महिला के कोई पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता, उसका साथ में होना बहुत जरूरी है। यानी कि नारी की महत्ता बहुत ज्यादा है, चाहे वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल। अब एक बात थी कि पारिवारिक संपत्ति में नारी का अधिकार नहीं था, नारी का अधिकार नहीं था, और संपत्ति प्रयोग जो पुरुष होता था, जो परिवार का मुखिया होता था, वो हिसाब से अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करता था या परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को दिया जाता था। लेकिन अगर किसी घर में पुत्र जन्म नहीं हुआ है, किसी बेटे ने जन्म नहीं लिया है, तो उसकी संपत्ति की अधिकारिणी उसकी बेटी मानी जाती। विधवा विवाह के परिणाम हमें इसके हम कह सकते हैं कि विधवा विवाह के भी हमें एग्जाम्पल मिले हैं बहुत कम, और इसको वहां पर नियोग और ये उत्तर गुप्त काल के पता चलते हैं, यहाँ की वहां पर जाकर बहुत कम हो गई थी, उसके बाद समाप्त। नियोग प्रथा उसे कहा गया कोई भी निसंतान स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद पुत्र प्राप्ति तक अपने पति के बड़े भाई के साथ समाज की व्यवस्था, समाज की परमिशन से रहने की अधिकारी थी जब तक उसे पुत्र प्राप्त हो। पर कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि छोटी उम्र में विडो होने की वजह से उसकी दोबारा शादी की गई। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मिले हैं, यानी कि स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की परमिशन थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, एजुकेशन पूरी नहीं थी, हर चीज में बराबर का अधिकार था। लेकिन जब बराबरी की बात आई तो महिलाओं का परिणाम वैदिक सभ्यता थोड़ा सा नीचे